मैं हनुमान सिंह जतावत, सह आचार्य, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको BSc जी ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय सांख्यिकी तरीकों से परिचय के बारे में टॉपिक जो आज का मेरा रहेगा वह है स्थिति संबंधी माध्यिका। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में एक स्थिति संबंधी माध्य बहुलक के बारे में बताया था, माध्यिका भी एक स्थिति संबंधी माध्य है। आप अब अच्छी तरह से जान गए होंगे कि स्थिति संबंधी माध्य बहुलक और माध्यिका को क्यों कहा जाता है। यहाँ पर भी माध्यिका भी परिभाषा में यही बताती है कि किसी श्रेणी का वह मूल्य जो उस श्रेणी को आरोही व अवरोही क्रम में जमाने के बाद में दो बराबर भागों में बांटता है, वह कहाँ पर स्थित है। वह मूल्य उस श्रेणी की माध्यिका कहलाता है। तो सबसे पहले परिभाषा ही आती है। फिर माध्यिका यदि ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का कार्य अपन प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। आज का जो मुख्य ध्येय है कि माध्यिका की परिभाषा, उसके गुण और उसके दोष के बारे में बात करेंगे। माध्यिका के गुण क्या है? देखिए, माध्यिका बहुत सी जगह बहुत ही उपयोगी रूप में काम आती है। ऐसे गुण जिनका माप संभव नहीं है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि गुणात्मक आंकड़ों का यदि कोई प्रतिनिधि मूल्य ज्ञात करना है तो सर्वश्रेष्ठ माध्यिका ही होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता माध्यिका की है। आप ध्यान रखिए, अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर आता है उसमें यह विशेषता व फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में या और कई पूछते हैं। तो माध्यिका सर्वश्रेष्ठ कहाँ होती है? जहाँ पर गुणात्मक आंकड़ों का मध्य मूल्य निकालना है। देखिए, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वस्थता आदि गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन के लिए अन्य माध्ययों की अपेक्षा माध्यिका को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यह माध्यिका की प्रमुख विशेषता है, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी विशेषता माध्यिका की अपन बताते हैं, वह है माध्यिका पर अति सीमांत व साधारण मदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, माध्यिका की गणना में भी, क्योंकि सभी मूल्य काम में नहीं आते हैं, परिभाषा से ही स्पष्ट है कि वह मूल्य कहाँ पर स्थित है जो किसी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद में दो बराबर भागों में बांटता है। अब बहुत बड़े मूल्य है या बहुत छोटे मूल्य हैं, वो दोनों गणना में नहीं आते हैं, और इसी कारण अपन दूसरी विशेषता इसकी ये कह सकते हैं कि माध्यिका पर अति सीमांत व साधारण मदों का प्रभाव नहीं पड़ता। अति सीमांत का अर्थ आप समझ गए, सबसे बड़ा और वह सबसे छोटा मूल्य। तीसरी विशेषता जो माध्यिका की अपन बता सकते हैं वह है माध्यिका की गणना सरल व सुविधाजनक है। इसकी गणना साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। कभी कभी तो माध्यिका मान निरीक्षण मात्र से ही ज्ञात हो जाता है। निश्चित रूप से सरल है, सबको समझ में आएगा क्रम में जमाने के बाद में जो बीच में मूल्य कहाँ पर स्थित है, और कभी कभी देख के भी ज्ञात हो सकता है। चौथी विशेषता जो बहुलक में भी मैंने आपको बताई थी कि बहुलक और माध्यिका को बिंदु रेखीय पद्धति से भी ज्ञात किया जा सकता है। पांचवी विशेषता
माध्यिका की गणना के लिए संपूर्ण समंकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मदों की संख्या व माध्यिका का ज्ञान ही पर्याप्त है निश्चित रूप से, क्योंकि मध्य मूल्य ही ज्ञात करना है। मध्य मूल्य ज्ञात करना है तो सभी मूल्यों की आवश्यकता गणना में नहीं पड़ती है। छठी विशेषता, माध्यिका सदैव निश्चित व स्पष्ट होती है और सदैव ज्ञात किया जा सकता है। वह अधिकतर इसका मान श्रेणी के मान में से ही होता है, क्योंकि अधिकतर शब्द यूज किया है। हो सकता है कभी कभी दो संख्याओं के बीच का मूल्य भी आ सकता है। अधिकतर माध्यिका की निश्चित व स्पष्ट होती है। सातवां बिंदु अपन बता सकते हैं, जो बार बार बात कर रहे हैं, माध्यिका कैसा माध्य है? स्थिति संबंधी माध्य है। अब माध्यिका के दोषों की बात करते हैं। पहला दोष अपन गिना सकते हैं। पहला, पद मूल्यों को सदैव आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, जो कठिन कार्य है। यदि बड़ी संख्या ज़्यादा बड़ी है तो निश्चित रूप से अपने को गणना कार्य में कठिनाई आती है, क्योंकि अपने को या तो आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा इन सब संख्या को, और या अवरोही क्रम में। दूसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से एक दोष के रूप में माध्यिका को बता सकते हैं कि बहुलक में भी अपन ने बताया था, माध्यिका व मदों की संख्या के गुणनफल से मदों का कुल योग नहीं ज्ञात किया जा सकता है। वैसे भी यह बिंदु ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह गणितीय माध्य नहीं है, तो गणितीय नियमों को ध्यान में नहीं रखेगा। तीसरा, जब मदों की संख्या सम हो तो माध्यिका मूल्य अनुमान पर आधारित होता है। निश्चित रूप से अगर सम संख्या है तो अपने को दो संख्याओं के मध्य मूल्य अपने को ज्ञात करना पड़ता है। यह अनुमान है कि दो संख्याओं के मध्य में इस मूल्य पर माध्यिका होगी। चौथा, सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना आंतर गणन का सूत्र प्रयुक्त किया जाता है, इंटरपोलेशन, जिसकी मान्यता है कि समस्त आवृत्तियां पूरे वर्ग में समान रूप से फैली हुई है। ऐसा न होने पर निष्कर्ष अशुद्ध व भ्रामक हो सकते हैं। यह दोष बहुलक में भी इसी प्रकार से अपन गिना सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और साथ ही विचरण के मापों में तीन टाइप के सवाल सभी जगह चलते हैं। पहला, व्यक्तिगत श्रेणी का। बारंबारता बंटन को व्यवस्थित रूप दो प्रकार से सामने आ सकते हैं, एक असमूहित और दूसरा समूहित। समूहित या सतत, यही कहा है कि समूहित या सतत रूप में हमें इंटरपोलेशन काम में लेना पड़ता है, और ऐसा अपन मान्यता पर आधारित है कि जो मध्य में है बारंबारता बिल्कुल समान रूप से बटी हुई है। यह बात बहुलक और दोनों के लिए बराबर सी सत्य उतरती है। अगर मान्यता गलत होगी तो निश्चित रूप से जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वह भी अशुद्ध व भ्रामक हो सकते हैं। इसके बाद में, जैसा गणितीय माध्य है नहीं माध्यिका का बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं अपन दोष के रूप में। छठा, जब बड़े व छोटे मूल्यों को समान महत्व देना हो तो माध्यिका अनुपयुक्त है। समान महत्व देने का काम सिर्फ एक करता है, वह माध्य आपका समांतर माध्य है। तो ये दोष के रूप में किसी के साथ में अपन अटैच कर सकते हैं इसको। और सातवां, माध्यिका ज्ञात करते समय यदि इकाइयों की संख्या बदल दी जाए तो माध्यिका का मूल्य बदल जाएगा। यह फिनोमेना है माध्यिका के साथ में, इसको दोष के रूप में बता सकते हैं। कई बार यदि वितरण असमान हो तो माध्यिका प्रतिनिधि अंक प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी को 5 विषय में क्रमशः 2, 20, 10, 3, 1 और 0 अंक प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से 5 अंक है, पाँचों को क्रम में जमाएं, और मध्य में मूल्य जो 3 प्राप्त होता है वो उचित प्रतिनिधि मूल्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नंबर उसके 20, एक विषय में 10 है, एक विषय में 3 है, 1 है, 0 है।
जबकि इस विद्यार्थी का प्रतिनिधि मूल्य जो अंक प्राप्त कर रहा है वह मात्र 3 प्राप्त होता है, वो सही नहीं है। यह मैंने आपको जो आपके विषय की थ्योरी पार्ट में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उनके बारे में मैंने एक एक कर आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको नहीं बताया है। यह आपके थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने कवर किया है। आखिर में जो दिया हुआ है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य व हरात्मक माध्य में संबंध क्या है, यह आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, सममित रूप में तीनों बराबर होते हैं। यदि पदमूल, यदि देखिए हाँ, एक यह है कि यदि सभी संख्या जैसे समूह 5 5 5 5 एक ही संख्या का बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में आप समांतर माध्य की गणना करेंगे, ज्योमेट्रिक गुणोत्तर माध्य की गणना करेंगे, हार्मोनिक माध्य की गणना करेंगे, ये तीनों बराबर आते हैं यदि पद समान है तो। यदि पद अलग अलग है तो यह देखा गया है, यह देखते हैं अपन, और यह इसकी विशेषता है कि सबसे बड़ा समांतर माध्य, बड़ा या बराबर, दूसरा नंबर गुणोत्तर माध्य, तीसरा नंबर आता है हार्मोनिक माध्य का। यह संबंध महत्वपूर्ण है, कई बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह पूछा गया है। तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कि किन्हीं दो पदों का गुणोत्तर माध्य उसके समांतर माध्य व हरात्मक माध्य का गुणोत्तर माध्य होता है। सूत्र आप देखिए नीचे, ज्योमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट समांतर माध्य इंटू हरात्मक माध्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ये संबंध। और यदि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर देते हैं तो यह समांतर माध्य और हार्मोनिक मीन का माध्य का गुणा होता है। धन्यवाद।